A very warm welcome to class 8. So we were doing the chapter 22, Role of the Parliament and Law Making in India. So take your textbooks, open page number 224 also. The topic is composition of the executive. इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? द प्रेसिडेंट एंड हिज और हर पावर्स पढ़ेंगे और प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड साथ में एक केस स्टडी भी लेने वाले हैं आज. सो द टॉपिक इज़ क्वाइट लेंदी. अब प्रेसिडेंट जो है वो हमारी कंट्री के क्या है? हेड है ना. तो उनके पास और क्या पावर्स हैं, क्या पोजीशंस हैं? ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री एज वेल. साथ में ये डिफेंस फोर्सेस के यानी आपके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के भी क्या हैं? सुप्रीम कमांडर होते हैं ये. और ये किसकी एडवाइस पर वर्क करते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर मोस्टली सारा टास्क परफॉर्म करते हैं. कहने के लिए ये प्रेसिडेंट हैं, किंग हैं कंट्री के, बट ये सिर्फ एक नेम के लिए होते हैं. ज़्यादातर सारी पावर्स किसके पास होती हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं. अब जो इनका इलेक्शन का प्रोसेस रहता है, यानी कि इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, कौन करता है इलेक्ट? क्या कॉमन पीपल इलेक्ट करता है? नो. जैसे कि लोकसभा में जो इलेक्शंस हुए थे वो डायरेक्ट इलेक्शंस थे, तो ये इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं. और वहाँ पर कौन चूज़ कर रहा था रिप्रेजेंटेटिव्स को? पीपल चूज़ कर रहे थे. बट यहाँ पर इनडायरेक्ट है तो ये पीपल से चूज़ नहीं होंगे, ये दूसरे मेंबर्स हैं. जैसे हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इलेक्टोरल कॉलेज वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं. लेट अस सी कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट हैं द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के अंदर तो दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा. इसके अंदर वो मेंबर्स जो इलेक्ट होकर गए हैं, वहाँ पर सिर्फ वो मेंबर्स वोटिंग करेंगे प्रेसिडेंट के लिए. अब मैं इलेक्ट पर इतना फोकस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जो नॉमिनेटेड हैं. जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, और प्रेसिडेंट ही उनको क्या करता है? नॉमिनेट करता है. तो ये मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. दूसरा, राज्यसभा में 12 मेंबर्स रहते हैं, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. हेयर वी हैव कंप्लीट दिस. नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑफ ऑल स्टेट्स. अब कुछ स्टेट्स में आपके क्या हैं? हाउसेस हैं. जैसे आपके सेंट्रल लेवल पे 2 हाउसेस हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही आपके कुछ स्टेट्स में 6 स्टेट्स में क्या है? 2 हाउसेस हैं. एक तो है आपका लेजिस्लेटिव असेंबलीज और कुछ स्टेट्स, और दूसरा है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल. राइट. तो जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं ये करती हैं किसको रिप्रेजेंट? पर ये करती हैं लोकसभा को. तो इसके मेंबर्स वोटिंग में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट को चूज़ करने में. लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस को रिप्रेजेंट करती है यानी राज्यसभा को, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तीसरा है आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. अब सिर्फ मैंने आपको बताया था कि 20 जो मेंबर्स रहते हैं लोकसभा में वो यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 2 टेरिटरीज़ ली हैं बिकॉज यहाँ इस एरियाज़ की पॉपुलेशन बहुत है, इसलिए और टेरिटरीज़ को इंक्लूड नहीं किया है. अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेवरल पावर्स. सो द फर्स्ट पावर इज़ लेजिस्लेटिव पावर. अगर हम लेजिस्लेटिव पावर देखते हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ही कैन कॉल और डिसमिस द मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ये कभी भी पार्लियामेंट में मीटिंग में के लिए बुला सकते हैं. तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है समॉन. समॉन का मतलब होता है कि कॉल एनी वन फॉर द मीटिंग में, और दोनों हाउसेज में इनके क्या रहते हैं? राइट्स रहते हैं. दूसरा, ही कैन गिव ऑर्डर फॉर फ्रेश इलेक्शन एंड आफ्टर द. अब एक वर्ड लिखा है प्रोग्रूइंग. प्रोग्रूइंग का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि टू डिसकंटिन्यू और डिले अ सेशन. सपोज़ कोई सेशन चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको ये स्टॉप कर सकते हैं, उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. ये हो गया प्रोग्रोइंग. नेक्स्ट लिखा है कि गिविंग असेंट टू बिल्स फॉर इट बिकमिंग लॉज. अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेंगे किसी भी बिल में, तब तक वो क्या नहीं बनेगा? एक्ट, या वो लॉ एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. तो ये हो गया आपका पूरा लेजिस्लेटिव पावर्स. नेक्स्ट पावर है आपकी एग्जीक्यूटिव पावर. एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द एग्जीक्यूटिव मेंबर. अब वो मेंबर्स कौन होते हैं? जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, दूसरे मेंबर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इस सबको कौन अपॉइंट करते हैं? यहाँ पर बेसिकली हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर. नेक्स्ट आपके जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, गवर्नर्स हो गए स्टेट के, इन सबको भी कौन अपॉइंट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट.
नेक्स्ट पावर है हमारी, टॉपिक है फिनेंशियल पावर्स। फिनेंशियल पावर जब हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि फिनेंशियल पावर में हम जितने भी मनी बिल्स हैं ये सब अप्रूव्ड होने चाहिए, किससे? प्रेसिडेंट से अप्रूव्ड होने चाहिए बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट पावर जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर में क्या होता है कि सपोज़ किसी पर्सन को क्या मिल गया है, डेथ सेंटेंस उसको सुना दिया गया है कोर्ट से, है ना, तो और लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहा है या उसकी फैमिली पर्सन्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको क्या दे दो, इसकी सज़ा थोड़ी कम कर दो, तो वहाँ पर क्या होता है वो डिस्कस करके प्रेसिडेंट डिस्कस करते हैं और उसकी जो सज़ा है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटेंस डेथ से वो कन्वर्ट कर सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, यानी कि उम्र कैद की सज़ा कर सकते हैं। तो उसकी सज़ा क्या कर दी, थोड़ी सी कम कर दी। तो ये होगी जुडिशियल पावर्स। इसमें लिखा है आस्क फॉर द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री पावर्स। मेंशन नहीं किया है बट मैं आपको हेडिंग बता रही हूँ कि प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस विद अदर कंट्रीज़। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसके हेड होते हैं, वो एक तो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के हेड होते हैं, है ना, तो वो कभी भी वॉर को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और पीस को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज़ कोई वॉर चल रही है इंटरनल, तो वो शांति के लिए, पीस के लिए क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और हाँ, साथ में पार्लियामेंट जो होती है वो पीछे से इनको पूरा उनका वर्क करती है, काम करती है, बट फाइनल डिसीजन जो होता है वो प्रेसिडेंट ही लेते हैं। और लास्ट है इसमें जो प्रेसिडेंट है कुछ इमरजेंसी पावर्स को भी क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। जैसे मैंने आपको 3 पावर्स पढ़ाया था, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी। फिनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन हाँ स्टेट और नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया द प्रेसिडेंट एंड हिज और हर पावर्स। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। टॉपिक चल रहा है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कॉम्पोजिशन मीन्स मिक्सचर, है ना, तो सबके एग्जीक्यूटिव यानी सबके रोल डिफरेंट हैं। आपके प्रेसिडेंट का रोल डिफरेंट है, प्राइम मिनिस्टर के रोल डिफरेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रोल डिफरेंट है। तो लेट अस सी द प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये मेजॉरिटी पार्टी के लोकसभा में क्या रहते हैं, लीडर रहते हैं। इनके 2 रोल रहते हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं और ये लीडर भी होते हैं। अब मेजॉरिटी पार्टी कौन सी होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के पहुंचती है पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर, और उसको चूज़ किसने किया है, इंडिया के लोगों ने चूज़ किया, हमने चूज़ किया है जिसको। तो आर्टिकल 74 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट को, इंडिया के प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए उसके पास क्या होने चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, जिसके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे। जैसे इस समय हमारे गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है और उसके हेड कौन है, उनके लीडर हैं आपके नरेंद्र मोदी, और प्राइम मिनिस्टर भी आपके कौन है, नरेंद्र मोदी। तो अब क्या रोल रहता है यहाँ पे इनका कि ये प्रेसिडेंट को हेल्प या एडवाइस देगी उनके वर्क में, उनके काम में, और प्रेसिडेंट को उन्हीं की एडवाइस पे क्या करना होगा, सारा वर्क परफॉर्म करना होगा। ऐसा हमारा आर्टिकल 74 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। साथ में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कब तक पार्लियामेंट में रह सकते हैं, और वैसे उनका टेन्योर जो रहता है वो 5 ईयर्स का रहता है। बट अगर पार्लियामेंट में उनके अगेंस्ट कॉन्फिडेंस वो हार जाते हैं, यानी मेजॉरिटी से एक मेंबर भी कम हो जाता है आपका, तो वो वहाँ पर क्या कर जाएंगे, लूज़ कर जाएंगे अपनी पोजीशन। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं साथ में एलोकेट करते हैं सारे मिनिस्टर्स के क्या, पोर्टफोलियोज़, एक तरीके से आप कह सकते हो उनकी सारी डिटेल्स, और उनको रीशफल भी कर सकते हैं, है ना, उनकी विश के अकॉर्डिंग। रीशफल मीन्स चेंजेस करना उसमें कोई भी। और साथ में जो क्या कर सकते हैं, कभी भी प्राइम मिनिस्टर के पास ये भी पावर होती है, वो किसी भी मिनिस्टर को क्या कह सकते हैं करने को, रिज़ाइन करने को भी कह सकते हैं। और इसके लिए ये भी पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट से भी कह सकते हैं कि आप दैट मिनिस्टर को क्या कर दो, डिसमिस कर दो या उनको रिमूव कर दो। ये भी पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। डिबेट ऑन द रियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सो टॉपिक चल रहा था हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। हमने एक आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल 74, जो ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास कौन होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जिनके हेड होंगे कौन,
प्राइम मिनिस्टर, जो टाइम टू टाइम क्या देते रहेंगे, प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस देंगे। अभी आर्टिकल 74 1977 में आया, बट जो हम डिबेट पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉपिक 1951 का, टॉपिक का नाम है हिंदू कोड बिल। अब 1951 से 1977 का क्या रिलेशनशिप है, लेट अस सी दैट। देखो, जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर 1947 में, वो थे हमारे फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद, और जवाहरलाल नेहरू कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अब इन दोनों बीच में कभी कोई क्लैशेस नहीं हुए, लेकिन फर्स्ट रियल क्लैश इनका कब हुआ, 1950s के आसपास हुआ, और क्लैश था हिंदू कोड बिल को लेकर। हिंदू कोड बिल जो था वो बेसिकली था विमेंस के राइट को लेकर के था, जैसे उनको प्रॉपर्टी में उनका शेयरिंग होना चाहिए, है ना, और जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स थे वो एक से ज़्यादा मैरिज कर लेते थे। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें जो विमेन के फेवर में थीं, उस तरह का एक बिल पास करने की बात की जा रही थी। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, एक स्टेटमेंट बोली कि दैट ही वांटेड टू एक्सरसाइज हिज ओन डिस्क्रिशन इन असेंटिंग टू बिल्स। डिस्क्रिशन का मतलब ये हो गया, डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, हमने प्रेसिडेंट की कई सारी पावर्स पढ़ी, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड नंबर ऑफ थिंग्स। तो एक पावर और होती है जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसा बिल जो प्रेसिडेंट चाहते हैं ये बिल पास हो जाए और मेजॉरिटी नहीं चाहती है, तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, इस पावर का यूज़ करके बिल को पास कर सकते हैं। बट होता क्या है, जब वो इस बिल को वापस भेजते हैं रिकंसिडर करने के लिए पार्लियामेंट में, तो यहाँ पर नेहरू जी को ऐसा लगता है कि ये बिल क्या है, प्रेशर डाला जा रहा है उनके ऊपर कि इस बिल को पास किया जाए। तो यहाँ पर वो एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि पावर रियली रिसाइडेड इन द मिनिस्ट्री एंड इन द लेजिस्लेचर, नॉट द प्रेसिडेंट। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में बताया है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ एक नाम के लिए प्रेसिडेंट होते हैं, ज़्यादातर सारी पावर्स आपकी किसके पास हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के पास थी उस टाइम पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि रियल पावर किसके पास नहीं थी, प्रेसिडेंट के पास नहीं थी, तो इसीलिए बिल पास नहीं होता है। और यहाँ पे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, और बाद में वो फिर से इलेक्ट होकर आते हैं और इस बिल को पास करवाते हैं। तो ये हिंदू कोड बिल कब पास होता है, लेटर ऑन पास होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया, जिसको हम कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार फिर से रिवाइज़ किया गया। तो इसमें जितने चेंजेस किए गए हमारे हिस्ट्री में, वो सबसे मेजर चेंजेस किए गए, सबसे बड़ा है हिस्ट्री का। ये कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट एक्ट भी इसको कहते हैं। अब इसमें प्रेसिडेंट की पोजीशन को लेकर के क्लियरली ये एक्सप्लेन कर दिया गया कि दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। इसका मतलब साफ साफ है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो किसकी एडवाइस पर वर्क करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर वर्क करेंगे, जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर।